बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अपना लेक्चर दोबारा स्टार्ट करते हैं मीन डिवीएशन के हिस्से से। मीन डिवीएशन क्या है? असल में मीन डिवीएशन ये होता है कि आपकी कोई भी वैल्यू मीन से कितना डिविएट कर रही है इन टोटल की बात होगी कि डिवीएशन कितनी आ रही है मीन से। कोई भी डाटा वैल्यू सेट हो वो मीन से कितना पॉसिबली डिविएट कर सकता है, प्लस माइनस कितना ऊपर हो सकता है, कितना नीचे हो सकता है मीन से। तो अक्सर रिसर्च में आपने एक टर्म सुना होगा कि प्लस माइनस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशंस के लिए, लेकिन समटाइम्स डिविएशन के टर्म्स में जहाँ पे भी हो प्लस माइनस इस्तेमाल होगा। प्लस माइनस से मतलब ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? मीन डिविएशन कहते हैं। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे एक टर्म है, इसको ज़रा ध्यान में रखें क्योंकि ये मैं आगे आपको समझाना चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट का क्या मतलब है। एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम द मीन। फार्मूला इसके लिए क्या है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ द सैम्पल। और ये ग्रुप और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सो फार्मूला जो है वो ऑलरेडी बता दिया, तो तरीका ज़रा सीख लें। पहले आपके पास जो है डाटा सेट सारा पड़ा हुआ है, जो भी डाटा सेट है आपके पास। तो डाटा सेट्स में 110, 110, 125, 135, 140, इसका मीन कितना आ रहा है? 124 आ रहा है। फार्मूले में ज़रा इसको क्या करना, क्या है तरीक़ाकार? आपने ये करना है कि फ़र्स्ट आपने टेबल बनाना है अपने लिए। टेबल कैसे बनाएंगे? आपके पास डाटा पड़ा हुआ है 110, 110, 125 या 120, इस तरीके से। ठीक है, 110, 125 एंड 155, इस तरह से 125, 120, 135 एंड 110, 110, 125, 135 एंड 140। 110, 110, 125, 135 एंड 140। इसका हमने मीन निकालना था। चूँकि डाटा टोटल हमारे पास 5 नंबर ऑफ़ डाटा है, तो 5 पे डिवाइड करेंगे, इन सब को सम करें और 5 पे डिवाइड करें तो मेरे पास क्या आता था? मीन मेरे पास एक्स बार जो है 124 आता है। इसके बाद हमने करना क्या है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार मालूम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक्स माइनस एक्स बार मालूम करना है। ठीक है, अब एक्स माइनस एक्स बार जब मैं मालूम करूँगा तो उस हवाले से मेरे पास जो वैल्यू आनी है वो आएगी जनाब हर एक के लिए। कैसे करेंगे? 110 माइनस 124, 110 माइनस 124, ठीक है, 124, ठीक है, 125 माइनस 124, ठीक है, 135 माइनस 124 और 140 माइनस 124। इनसे जो भी वैल्यू आपके पास आएगी इनको आपने सम करना है, लेकिन जब आप सम करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू ज़ीरो आएगी। अब ज़ीरो मेरे लिए एम्बिग्विटी क्यों बन रही है? ये इस वजह से बन रही है क्योंकि मीन जो है वो मिड पॉइंट है, वो डाटा को दोनों तरफ इक्वली डिवाइड कर रहा है 50% पे। तो मीन से जो कम होंगे वो ऑब्वियसली नेगेटिव में आएंगे और मीन से जो ज़्यादा होंगे उनकी ऑब्वियसली वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। लेकिन आप इन सब को क्या करेंगे? जब जमा करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। क्या करेंगे? कैंसल आउट। तो इस वजह से आपके पास इनका रिजल्टेंट जो है समेशन एक्स माइनस एक्स बार ज़ीरो आएगा। तो इस वजह से हमने क्या करना है कि इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू में लेने के लिए हमारे पास जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने इसका जो क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो ख़त्म करनी है। सपोज़ अगर मैं 120 से 110 से 124 थी है, क्या थी? माइनस हम क्या कंसिडर करेंगे? 14 कंसिडर करेंगे। ये माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स दैट द डाटा सेट या डाटा वैल्यू जो है ये क्या है? बिलो मीन है, मतलब मीन के पीछे है, मीन से कम है। एंड इज आल्सो, और ये एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द डाटा में।
किस में एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट हाफ ऑफ द डाटा। तो इस नेगेटिव सिंबल का ये मतलब होता है। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव जितने भी इस कैलकुलेशन में आएंगे उन सबको पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव लेने के बाद आपने उनको क्या कर लेना है, बाद में जमा कर लेना है। इन सबको जमा करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपने फिर फर्दर डिवाइड करनी है। लेट्स से 14 आ जाती है तो आपने उसको किस चीज़ पे डिवाइड कर लेना है, अपने टोटल सैंपल पे। फार्मूले में हमारे पास ये है। तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं तो 5 पे डिवाइड कर लेते हैं इसको। इन सब का देखें, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, इस जगह पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ आ रहा है। पॉजिटिव जब लेंगे जो हमारे पास जवाब तो वो क्या बनेगा, 50, यहाँ पे 56 बनेगा। क्या बनेगा, 56। तो 56 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे, चूंकि हमारा टोटल सैंपल क्या है 5 है, 56 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 11.2। कितना बनेगा, 11.2 बनेगा। तो आपका जो मीन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11.2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया, 11.2। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि हमारा जो डाटा है, जो ब्लड प्रेशर में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं अराउंड द मीन, वो प्लस 11.2 ज़्यादा भी हो सकता है, माइनस 11.2 कम भी हो सकता है। तो ये मीन डिविएशन की बात हो रही है। हमने मीन डिविएशन कैलकुलेट किया। चूंकि मैंने इसमें नेगेटिव को पॉजिटिव कंसिडर किया, क्लियर हो गया। इसका जो टर्म इस्तेमाल होगा मीन एब्सोल्यूट डिविएशन इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम वैल्यू जो ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, एब्सोल्यूट ले रहे हैं। ये नेगेटिव अगर 14 आ रहा है तो इसको नेगेटिव 14 की बजाय हम प्लस 14 कंसिडर करेंगे, इसको भी प्लस 14 कंसिडर करेंगे। दैट्स वाई वी आर यूजिंग MAD कॉन्सेप्ट। फिर आप लोगों के लिए जो टास्क है वो ये है कि आपने कोई भी डाटा सेट लेना है सीरम केराटिन का, लेकिन उसको क्लासेस में लेना है। सपोज़ आपके पास 24 टू 28 आता है, इस तरीके से 29 टू लेट्स से 32 आ जाता है। अपनी तरफ से वैल्यू पुट की है। तो आप लोगों ने प्रॉपर डाटा लेना है सीरम केराटिन का, उसको ग्रुप में लेना है। ठीक है, ग्रुप में लेने के बाद उसके बाद फर्दर आपने क्या करना है, इनका मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी तो आपको मालूम होगी। अब यहाँ पे n की बजाय क्या इस्तेमाल होगा, n की बजाय फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होगी। फ्रीक्वेंसी होगी, आपने इस डाटा का मिड पॉइंट मालूम करना है, मतलब 20 मिड पॉइंट x/2 वो मालूम करेंगे। मिड पॉइंट मालूम करने के बाद मीन मालूम करना है आपने। मीन मालूम करने के बाद आपने फर्दर क्या करना है, अब मिड पॉइंट जो है आपका, जो मिड पॉइंट है उसको माइनस करना है मीन से। मिड पॉइंट को क्या करना है, मीन से माइनस करना है। जब मिड पॉइंट को मीन से माइनस करेंगे, आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो टेबल ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी, ग्रुप क्लासेस, जैसे 7 टू 10, 11 टू 13, 14 टू 17। ठीक है, इस जगह पे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, इस जगह पे आपका मीन होगा, इस जगह पे आपका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, मिड पॉइंट आपका x कहलाएगा, माइनस आपने क्या करना है, मीन करना है, उनको समेशन करना है, फ्रीक्वेंसी को भी सम करना है। फिर जो आपका ये वाला फार्मूला है इसमें पुट करना है। अब फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, आपका जो आपका फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, समेशन x माइनस x बार, वही मीन रहेगी, होल डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है, समेशन f कर लेना है। तो इस तरीके से आपको ग्रुप डाटा का जो है क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन मिल जाएगी। हाँ, ये याद रखें कि जहाँ पे भी माइनस करते हुए नेगेटिव साइन आ रहा है उसको आपने प्लस लेना है, तब आप एब्सोल्यूट वैल्यू पे जा सकेंगे। और ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोगों ने इस पे काम करना है। ठीक हो गया। फर्दर जो है अब हम चलते हैं अपने मज़ीद टॉपिक्स पे। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है।
ये वो सारी चीज़ें जो डिस्पर्जन की बेसिक, या आप कह दें कि डिस्पर्जन का जो मेजर रोल जहाँ पे आता है, तो वो मेजर रोल जो है वो इस जगह पे है। ठीक है, कौन सी जगह पे? ये वाला, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये दोनों एक ही फार्मूले से कैलकुलेट होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है स्क्वायर रूट का होना या ना होना। ठीक है, वेरिएंस क्या है? वेरिएंस कहलाती है एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम द मीन। एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। इससे पहले तो हमने सिर्फ मीन मालूम किया था, अब हम स्क्वायर डिविएशन की स्क्वायर वो क्या कहलाएगी? वेरिएंस। फार्मूला कैसे बनेगा एस स्क्वायर या वेरिएंस का? वो बनेगा समेशन इनटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। क्या होगा? एन माइनस वन। ये आपका बेसिक फार्मूला होगा वेरिएंस के लिए। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या फार्मूला है? एस डी या फिर सिग्मा। एस डी या फिर सिग्मा के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन को। एस डी फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, वाइल सिग्मा फॉर सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये चीज़ आप याद रखें। रोमन में होगा तो ये हम मोस्टली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सैंपल के लिए। और अगर कैपिटल में है तो ये हम मोस्टली पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल लेटर्स भी सैंपल के लिए होंगे। अब क्या है एस डी? स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, इसी तरीके से इस पूरे फार्मूले पे स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। एस क्या रह जाएगा? एस विल बी इक्वल टू माइनस माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ठीक है, इस पूरे चीज़ पे क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड डिविएशन। बस इतना फ़र्क है। अब आई थिंक समझ आ गई होगी कि सिंपल वेरिएंस जो है उसके लिए हम एस स्क्वायर का सिंबल यूज़ करते हैं और उसके फार्मूले में कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए इस पे सिर्फ स्क्वायर रूट लगा दो और यहाँ से स्क्वायर ख़त्म कर दो। तो एस विल बी इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन स्क्वायर रूट। ठीक हो गया? इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। फ़ायदा क्या है? क्लिनिकल ट्रायल्स या पेशेंट मॉनिटरिंग, या फिर आप ये देखना चाहते हो कि आपका ट्रेंड कैसा है, आपकी वैल्यू में वेरिएशन ज़्यादा है कि नहीं है, आपकी वैल्यू कितनी डिस्पर्स्ड हो रही है, कितना स्प्रेड हो रहा है, और जो वैल्यू आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपकी मीन से कितना दूर हो रही है। लेट से कोई भी एक्स वैल्यू है डाटा में, मीन से इधर उधर कहीं पे भी डाटा में, वो मीन से डाटा आता है और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में डाटा आता है। ठीक है, सो ये है आपके पास वेरिएंस और एसडी की एग्जांपल। डिस्क्रीट डाटा और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला आपके सामने लिखा है। उसी फार्मूले के हिसाब से हमें फिर टेबल बनाने होते हैं। फार्मूले को मद्देनज़र रखें, फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। वेरिएंस के लिए और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार है? स्टैंडर्ड डिविएशन को सिंपल क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ द सिग्मा स्क्वायर, विच इज़ सिग्मा स्क्वायर। क्या है? सिग्मा स्क्वायर आपका वेरिएंस है। मैंने आपको पहले बताया एस स्क्वायर या एस डी स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर, इट वुड मीन वेरिएंस। लेकिन अगर स्क्वायर हम हटा दें और स्क्वायर रूट लगा दें तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वेरिएंस हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है। सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला क्या है? समेशन एक्स आई मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ द विद इन यूर डाटा माइनस मीन, और फिर उसका स्क्वायर लेंगे, डिवाइड करेंगे एन पे। ये
लेकिन फ़र्क क्या होगा, बस वेरिएंस फार्मूले के ऊपर क्या लगा दो, वेरिएंस के फार्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिग्मा विल बी इक्वल टू समेशन एफ इंटू मिड पॉइंट ऑफ द एनी क्लास माइनस मीन इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ और इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी कैलकुलेट कैसे करना है। पेशेंट हार्ट रेट्स हैं आपके पास 72, 75, 80, 68, 7 कितना आ रहा है, एक्स माइनस -3 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 73 773 स्क्वायर को जमा करेंगे। जमा करने के बाद हमारे पास हमने इसको डिवाइड करना है 5 पे, क्योंकि डाटा टोटल कितना है 1 2 3 4 एंड 5 डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस मेरे पास कितनी आ रही है 16.4। अब मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करनी है, या तो इस पे डायरेक्ट स्क्वायर ले लो या फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो। तो जब स्क्वायर रूट हम दोनों जगह पे ले लेंगे 16.4 का स्क्वायर रूट जो बनेगा वो कितना बनेगा 4.05 BPM SD। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे पास कितनी आ रही है 4.05। अब अगर ये बात मैं एक्सप्लेन करूँगा अपनी रिसर्च में या थेसिस में जब लिखूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा कि द मीन हार्ट रेट वाज 73 प्लस माइनस 4.05 ब्लड बीट्स पर मिनट। तो ये जो प्लस माइनस 4.5 लिखा है ये मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन लिखी है। इसको अदर वर्ड्स में भी हम कह सकते हैं किधर टेंडेंसी है, हमारे पास कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी बन रही है 73 सेंट्रल टेंडेंसी बन रही है, जबकि ये और ये हमारे पास डिस्पर्जन बन रही है। लेकिन जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सेंट्रल टेंडेंसी प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन लिख लेते हैं। प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब ये है कि 73 से प्लस 4.505 ज़्यादा या 73 से 4.05 कम हो सकता है हमारे पास। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन की कॉन्सेप्ट है। अब ग्रुप डाटा में ये आप लोग अगेन ये आप लोगों के लिए काम है। टेबल मैंने आप लोगों के लिए पहले से बनाया हुआ है, आप इस टेबल को देखें। इस टेबल के हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन करनी है। अब ज़रा देखें, ये आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी आसान किया हुआ है कि आपने पहले करना क्या है। मैं दोबारा इसको में रेंज है लेकिन ग्रुप्स में
ये पहली क्लास है, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, 4 क्लासेस हैं मेरे पास BMI की, ठीक है। इनमें हर एक की क्लास वेट आपको मालूम है, दी गई है ऑलरेडी, मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फार्मूला भी लिखा हुआ है डिस्क्रीट के लिए, ग्रुप के लिए भी लिखा हुआ है। आपने जो इस्तेमाल करना है, आपने क्या इस्तेमाल करना है, ग्रुप वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे मालूम करना है, मिड पॉइंट का तरीका आपको मैंने ऑलरेडी हमने मालूम किए हुए हैं मिड पॉइंट, लेकिन तरीका आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय 2, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो इससे आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये मिड पॉइंट्स हो गए आपके पास। फ्रीक्वेंसी भी आपको दी गई है ऑलरेडी, और टोटल समेशन FX भी आपको मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, समेशन F, ये आपका समेशन F है 90 क्या है आपका समेशन, को करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा समेशन, अब आपको पास FX मिल चुका है। क्या मिल चुका है, FX। अब आपने इन सब को जो मल्टीप्लाई किया, इन सब को जमा करना है। क्या करना है, जमा कर लेना है। इसके लिए मैं आपके लिए टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, अब FX हमने कैसे करना है, FX जरा देख, F को मल्टीप्लाई साथ उसकी X के साथ मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यूज आ जाएंगी। दिस शुड बी के, ये जो करना है सम कर लेना है, समेशन FX, इनको जमा करेंगे आप। जमा करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी FX की, उसको डिवाइड करना है समेशन F इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन F। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, मीन, और मीन की एक वैल्यू होगी। ऐसा ना हो कि आप हर खाने में वैल्यूज़ लिखने लग जाएं, बस एक वैल्यू लिख दें, दैट वुड बी इनफ। अब मीन भी आपके पास आ गया, मिड पॉइंट भी आपके पास आ गया। नेक्स्ट फेज़ आपका क्या करना है, ये वाला एक्स माइनस मीन। आपने मिड पॉइंट को मीन से माइनस करना है, वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते जाएं। मैंने आपको पहले बोला था अब यहाँ पे हम एब्सोल्यूट नहीं लेंगे, यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस आने दो, आ गया, क्योंकि नेक्स्ट फेज़ में हम स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर। जब एक्स माइनस मीन आपने मालूम कर लिया है, तो इसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे डालेंगे, इसका स्क्वायर लेके इधर, इस तरह से इसका स्क्वायर लेके यहाँ पे डालें, इसका स्क्वायर लेके यहाँ पे, और इसका स्क्वायर यहाँ पे। ये हो गया। अब मुझे एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर मिल चुका है।
एक्स मीन हो, इनको मल्टीप्लाई करूंगा। क्लास अप्लाई करेंगे 12 के साथ, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, इस वैल्यू को 28 के साथ और इसको 15 के साथ। ये जब हो जाएगा तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी, ये वैल्यूज़ आ गई। अब फार्मूले में समेशन है, क्या है, समेशन है। जब ये वाली वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं, आपने क्या करना होगा, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर करना है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, जमा कर लेनी है। अब इन पे स्क्वायर ना लेना, चूँकि ऑलरेडी हम स्क्वायर ले चुके हैं, एफ़ के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। इसके बाद अब इनको हम जमा करेंगे सिर्फ। जब जमा हो जाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई तो आप ज़रा फार्मूला देखें। फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, एक्स से मेरा मतलब ये एम आई है, ये वाला मिड पॉइंट। तो इस फार्मूले में पुट कर लें। फार्मूले में जैसे ही पुट करेंगे, चूंकि इस पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो आपको क्या दे रहा है, वेरिएंस दे रहा है। क्या दे रहा है, वेरिएंस। अब वैल्यू जो आ जाएगी उस पर स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, अब है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन हम कैसे करेंगे, ये रिलेटिव होती हैं। तमाम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये सारे रिलेटिव हैं। जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100%। कब किया जाता है, डायग्नोस्टिक या किसी भी टेस्ट की कंसिस्टेंसी को देखने के लिए कि कितना कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है। अगर आपकी कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन काफ़ी ज़्यादा है तो आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं होगा, और अगर बहुत कम है कोफिशिएंट तो आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्स प्लस मिनिमम। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज दे देगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100%। डिविएशन कितनी है, ज़्यादा ज़्यादा करते हैं। इन तमाम को रिलेटिव वैल्यूज कहा जाता है, जितनी भी कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब इस पे कंक्लूजन ज़रा क्या करना है। अब हमने वेट का किया, वेट 5 kg है, मीन 60 kg है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है 8.3% आ रहा है। तो वेरिएबिलिटी सबसे ज़्यादा कितनी है, रिलेटिव वेरिएबिलिटी। हाइट के कंपैरिजन वेट में रिलेटिव वेरिएबिलिटी किस में ज़्यादा है, वो क्लियर बात हमें वेरिएशन कोफिशिएंट से पता चल रहा है कि 8.33% वेरिएशन आ रही है वेट में, जबकि 2.3% आ रही है हाइट की स्टैंडर्ड डिविएशन में। सो हमें अंदाज़ा हुआ कि वेट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी है जिस पॉपुलेशन या सैंपल पे आप स्टडी कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ देयर हाइट। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और फिर फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती हैं। फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन पे अलग से जाएंगे, वो कंसेप्ट थोड़ी सी मुश्किल है आप लोगों के लिए, और ना ही आपके
उसका आती है, वो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल मतलब ऊपर सकती है, एक तरह काफ़ी पीक पे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है। सपोज वो ऐसे कहाँ गई, सपोज इट कैन बी दिस शेप, इन दिस शेप, it can be like this, it can be like this, or it may be like this। ठीक है, तो इस तीन चार फॉर्म्स में आपको जो है वो डाटा मिल सकता है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि 1 SD क्या होता है, 2 SD क्या होता है, 3 SD क्या होता है। 1 SD से मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 SD मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 SD मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। अब पूरे डाटा सेट्स में आपको मिलेंगे टोटल 6 स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन किस हिसाब से 6 स्टैंडर्ड डिविएशन? आपका डाटा जो होगा मिड पॉइंट पे दोनों तरफ होगा, -3 SD, -2 SD, +1 SD, +2 एंड प्लस राइट साइड का, और मीन से राइट साइड पे प्लस से या हम उससे कहेंगे कि दैट इज मोर देन द मीन। ठीक है, तो 1 SD, अब यहाँ पे सिर्फ 1 SD लिखा हुआ है। 1 SD से मतलब ये है कि आपका जो डाटा है 1 SD, सिंपल 1 SD, इसको समझाता हूँ। ये आपका मिड पॉइंट है, इस पॉइंट पे 1 SD बनता है। 1 SD टू द लेफ्ट माइनस साइन डालेंगे लेफ्ट के लिए, और टू द राइट के लिए 1 SD प्लस डालेंगे। इससे बात यह है कि आपके पास, ये बाद में कैलकुलेशन से भी आपको समझ आ जाएगी कि 1 SD ऑन बोथ साइड या अराउंड द मीन आपके पास टोटल डाटा कितने परसेंट होगा? 68% होगा। 2 SD अराउंड द मीन आपके पास टोटल डाटा जो होगा वो कितने परसेंट होगा? 95% होगा। 3 SD अराउंड द मीन टोटल डाटा आपके पास कितने परसेंट होगा? 99.7%। लेकिन अब यहाँ पे बात है कि अगर 99.7% जो है आपके पास टोटल डाटा है, आउटलायर या आप आपको 2 SD पे सही, जो हम कॉमनली इस्तेमाल करेंगे, कॉमनली क्या इस्तेमाल करेंगे? 2 SD पे। 2 SD पे मेरे पास कितना है टोटल डाटा? कितना है? 95%। तो अगर टोटल डाटा मेरे पास 95% है, 2 SD टू द राइट, टू द लेफ्ट एंड 2 SD टू द राइट, तो ये डाटा कितना है? सॉरी, ये डाटा मेरे पास कितना बन रहा है? 2 SD टू द लेफ्ट और 2 SD टू द राइट, और ये आपका मिड पॉइंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा डाटा कितने परसेंट बन रहा है? 95%। ये डाटा कितना होगा और ये डाटा कितना होगा? ये दोनों कंबाइन करके ये कितना बनेगा? 5%, विच मीन्स कि ये 0.025 और यहाँ पे भी 0.025 बनेगा। ये वो एरर है, ये जो हम कहते हैं ना एक्सेप्ट द टाइम मेरा डाटा जो भी डाटा वो 99.7% ऑफ द टोटल डाटा होगा,
और 1 SD के दरमियान, 1 SD राइट एंड लेफ्ट, इन दोनों के दरमियान टोटल डाटा कितने परसेंट आएगा? 68% आएगा। ठीक हो गया। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस शेप का बनता है। यहाँ पे आपको डिटेल सारी दी गई हैं, जोन्स बताए गए हैं। +-1 SD 68% ऑफ द डाटा, +-2 SD 95% ऑफ द डाटा, +-3 SD 99.7% ऑफ द डाटा। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अक्सर मिल जाता है। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा। आपका डाटा जितना भी हो, +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये 68% होगा। +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन से मतलब यह है कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिविएशन जो आपने कैलकुलेट किया है टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, +-2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, +-3 स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ओरिजिनल जो आपने कैलकुलेट किया मीन स्टैंडर्ड डिविएशन 95% विद इन, +-2 स्टैंडर्ड डिविएशन 99.7 मीन, +-3 स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन एंड न्यू का जो निशान है वो मीन के लिए। रेफरेंसेस बनाते हैं और हमें डाटा की स्प्रेड वगैरह का जो है अंदाज़ा होता है। ख़ासकर HbA1c में भी ये कॉमनली इस्तेमाल होता है। नॉर्मल रेंज जो HbA1c की होती है वो मीन +-2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे ली जाती है, नॉट +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन। जबकि कितने पे ली रही है? मीन +-2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हम नॉर्मल रेंज कंसिडर करते हैं। हाँ, इससे एबव हो जाए या इससे बहुत ज़्यादा बिलो हो जाए, मतलब मीन +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन +-3 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये फिर हमारे लिए एबनॉर्मल कंसिडर होता है। ठीक हो गया। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं सिर्फ आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसके बाद ये जी कैलकुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 1 हो, इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। चूंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको क्यों कहेंगे? तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, मिनिमम जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो लेनी होती हैं। सो आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे, किसी भी डाटा में 2 पॉइंट्स लेंगे जिसमें आपके पास डाटा जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब डाटा अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पे मिड पॉइंट, मोड और मीन एक ही जगह पे होंगे। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे मिड पॉइंट यानी मीडियन, मीन और मोड बिल्कुल सेंटर पे होंगे, और इसी सेंटर पॉइंट पे हम मीन जो है ज़ीरो कंसिडर करेंगे। क्यों ज़ीरो कंसिडर करेंगे? वो इस वजह से कि जो मीन होगा यहाँ पे वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होगा, बिल्कुल, और साइड पे माइनस होगा, साइड की तरफ क्या क्या होगा, 50 है, तो ये एक दूसरे एक आर्बिट्रेरी मॉडल है तमाम डेटा
कुछ फंक्शन के बेस पे जो है मालूम टेबल है, तो इसका मतलब टेल टू वन टेल टू द राइट, मीन या मीडियन से राइट साइड की तरफ जो टेबल इस्तेमाल होगा वो पॉजिटिव होगा, उसको वन टेल टू द राइट या पॉजिटिव टेल टेस्ट कहेंगे। नेगेटिव टेल जो जी स्कोर टेबल होगा वो टू द लेफ्ट होगा और उसके लिए नेगेटिव। आपने क्या करना है, टू टेल्ड इस्तेमाल करना है। कौन सा? टू टेल्ड। वैसे यूज तो तीनों हो सकते हैं, वन टेल टू द राइट, वन टेल टू द लेफ्ट, या फिर टू टेल्ड। यहाँ पे हम कॉमनली कंसेप्ट, चूंकि हम दोनों अतराफ की बात करें तो हम टू टेल्ड जी स्कोर टेबल इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को ये काम दे रहा हूँ मैं कि आप अपने लिए जी स्कोर टेबल जो है वो प्रिंट कर लें, और उसमें फिर बाद में जो हम जी स्कोर टेबल की तरफ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे ये सब काम होता है। ठीक है, जी स्कोर कैलकुलेट करने का फार्मूला ज़रा नोट कर लें। फार्मूला ये है, आपके डाटा में किसी भी वैल्यू का जी स्कोर बताता क्या है आपको? जी स्कोर बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी बताता है। क्या चीज़? जी स्कोर जो है वो से मासिक वैल्यू आ जाएगी में आपको वैल्यू मिलेगी, लेट से वो आपको मिलती है 0.4456। इसका मतलब ये होगा कि ये इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से? 100 से। तो ये हो जाएगा 44.56%। कितना हो जाएगा? 44.56%। मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू जिसको हम मालूम कर रहे हैं वो मीन से 44.56% ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है। ठीक है, लेकिन ये इन डिटेल में अलग से करूँगा ताकि आपको पूरी डिटेल में इस चीज़ की समझ आ सके। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल नीचे दी हुई है कि पेशेंट कोलेस्ट्रॉल जो है वो 220 mg पर डेसीलीटर था, लेकिन उसका जो मीन था वो 200 है, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो ±20 है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 220 का स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम कर रहा हूँ, चूँकि 220 मीन से ज़्यादा है। ये ज़रा ध्यान दें, चूँकि 220 मीन से ज़्यादा है तो हम प्लस की बात करेंगे या नेगेटिव की? हम किस चीज़ की बात करेंगे? पॉजिटिव साइड की। मतलब मीन से वैल्यू तो मत होगा कि 80 टेबल में के पॉजिटिव टेबल में वहाँ पे जैसे लॉगरिथम टेबल हम देखा करते थे, तो वहाँ पे कॉलम्स में मैं देखूंगा 1 और रोज में देखूंगा 1 2 3 वगैरह, और कॉलम्स में मैं देखूंगा 0.01 0.02 इस तरीके से। फिर उसमें एक वैल्यू मैच करेंगे, जो वैल्यू मैच होगी इस केस में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0.841 आएगी, 841 समथिंग। तो 0.841 आ रही है फॉर जी स्कोर ऑफ 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 84.1%। कितना बन जाएगा? 84.1% ऑफ पॉपुलेशन। तो इंटरप्रिटेशन हम क्या कर रहे हैं, हमने जी स्कोर मालूम किया, जी स्कोर के मुताबिक प्रोबेबिलिटी मालूम की जी टेबल में, तो उस पे हमें पता चला कि 84.1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनका कोलेस्ट्रोल लेवल 220 से कम होगा। 84.1%। ठीक है, तो इस तरीके से हम मालूम कर रहे हैं। आउटलायर्स कैसे मालूम करेंगे? ये फिर
अलग लेक्चर होगा आउटलायर्स पे, और जी स्कोर और जी टेबल को समझना और कैसे इसको हम मालूम करेंगे, ये फिर अलग से हमारा लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, फॉर नाउ इतना आज के लिए काफ़ी है। जो असाइनमेंट्स टास्क दिए हैं वो काइंडली पूरी कर लें, और किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग ग्रुप्स में आज पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।